वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और बहुत ही जोश में, बहुत ही अच्छे से आज का सेशन भी कंटिन्यू होगा रोज की तरह। ठीक है, जस्ट 1 second, लेट मी रीनेम। एक छोटा सा डाउट क्लियर कर दो। कौन बोल रहा है? साहिल बोल रहा है। बोल भाई साहिल, क्या डाउट है तेरा, बोल दे। और दूसरा कौन है? साहिल बोल रहा है, सर इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्वेश्चनियर बुक क्वेश्चन नंबर 8 ईयर फर्स्ट में पैट प्लस डेप्रिसिएशन से सीएफएटी का आंसर क्यों नहीं निकल रहा? क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर भी बोल दे, इतना बोला है तो। सेवेंटी सेवन। अरे कैसे निकलेगा उसमें वो आंसर, कैसे निकलेगा बेटा? वहां पर तुम्हारे पास फर्स्ट ईयर में जो है वो लॉस है, और वो लॉस जो है वो सेकेंड ईयर के इनकम में आप कैरी फॉरवर्ड करके उसको कम कर रहे हो, तो कैसे इंपैक्ट आएगा उसका? जब आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हो तो ऑब्वियसली इट इज गेटिंग एडजस्टेड ना, नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में वो एडजस्ट हो रहा है, तो कैसे वो मैच होगा आपका आंसर? अब सुन लो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेरी का आंसर, कि लॉस कब कैरी फॉरवर्ड करना होता है और कब आपको सेम ईयर में टैक्स शीट के तौर पे लेना होता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है एग्जिस्टिंग कंपनी, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एग्जिस्टिंग कंपनी, तब जाके आप ऐसा सोचोगे कि दूसरा कोई इनकम है जिसके अगेंस्ट ये लॉस जो है ये सेट ऑफ हो रहा है उसी ईयर में, और आप फिर टैक्स शीट लेते हो। और अगर न्यूली फॉर्म कंपनी बोल दिया तो इसका मतलब इसका कोई अस्तित्व पहले नहीं था, अब फर्स्ट नए प्रोजेक्ट में फर्स्ट ईयर में ही लॉस हो रहा है, तो कॉमन सेंस से आपको कैरी फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा। तो न्यूली फॉर्म कंपनी कैरी फॉरवर्ड लिख दो वहां पर, एवरीबडी प्लीज राइट देयर, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, एंड एग्जिस्टिंग कंपनी टेक टैक्स शील्ड। एग्जिस्टिंग कंपनी टेक टैक्स शील्ड। आई होप सबको क्लियर है ये बात। ड्राइव लिंक के इसमें नोट्स शो नहीं हो रहे, इज इट द सेम फॉर अदर्स ऑल्सो? कौन से ड्राइव लिंक में शेयर कर आप ढूंढ रहे हो, मुझे पता नहीं। ये जो हैंड रिटन नोट्स है आपके स्क्रीन पर, ये मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, प्रशांत सारडा के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। रेगुलर नोट्स ऑब्वियसली ऑलरेडी शेयर्ड है, ऑलरेडी शेयर्ड है। ठीक है, सो सब लोग बोल रहे हैं रिपीट वंस, भैया लिख लो। न्यूली फॉर्म्ड कंपनी कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस करोगे आप, एग्जिस्टिंग कंपनी रहेगा तो आप सेट ऑफ कर कर टैक्स शीट ले लोगे सेम ईयर में, सेट ऑफ करके टैक्स शीट ले लोगे सेम ईयर में। करेक्ट, करेक्ट नीतू, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर अगर सेकंड और थर्ड ईयर में लॉस आया तब तो टैक्स शीट ही आएगा ना सर? ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स। अगर सेकंड ईयर में आपका सपोज फॉर एग्जांपल, चल क्या बोल रही है तू, क्या बोल रही है सजल? सेकंड या थर्ड ईयर में लॉस आया तब तो टैक्स शीट ही आएगा। क्यों आएगा भाई?
क्यों आएगा? चलो लॉजिक लगाओ। आप न्यूली फॉर्म्ड कंपनी नहीं हो, आप न्यूली फॉर्म्ड कंपनी मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं हो, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी हो, ठीक है। और फर्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट है बट सेकेंड ईयर आपका लॉस है। अब बोलो क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। टैक्सेशन आता है ना आपको, टैक्सेशन के दुश्मन हो। क्या करते हो आप टैक्सेशन में? अगर मेरा दूसरा बिजनेस है तो मैं सेट ऑफ लूंगा ना उसी, ये बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस में सेम ईयर में एडजस्ट होकर पीजीपीपी में मेरा नेट फिगर आएगा ना टैक्सेबल। समझे कैसे? जल्द मुझे लगता है मैंने टैक्सेशन भी चालू कर देना चाहिए अभी, है ना, साइड बाय साइड। चलो भाई टैक्स पढ़ते बोल के अभी। कैरी फॉरवर्ड नहीं बोला तब तो टैक्सुअली लेना पड़ेगा ना सर। ऑफ कोर्स अगर ऐसा स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला है यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड योर यू नो लॉसेस, तो इसका मतलब ही यू आर एग्जिस्टिंग कंपनी, यू आर हैविंग योर एग्जिस्टिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यस पीपल, समझेगे अच्छे से? चलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, लेट अस स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड डिसीजन के बारे में। तो चलिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, इनफैक्ट आपके सिलेबस का एक्स्ट्रा मार्क्स देगा आपको फ्री के। इस टॉपिक के अंदर बहुत से इजी कॉन्सेप्ट से आपको दिमाग में रखने हैं और आपको इसका अच्छे से प्रिपरेशन करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। ये जो लेक्चर्स हम ले रहे हैं रिवीजन के, ये लेक्चर्स जो है ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हम ले रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि साइमल्टेनियसली यू आर स्टडिंग साइड बाय साइड। जो जो टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूं वो सब टारगेट्स, ओके। चलिए चैप्टर नेक्स्ट, डिविडेंड पॉलिसी भी बोलते हैं, डिविडेंड डिसीजन भी बोलते हैं इसे। इसके अंदर बेसिक फॉर्मूला डिविडेंड रेट। अगर आपको डिविडेंड रेट बोला रहेगा तो क्या करोगे आप? सेकेंड फॉर्मूला डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट बोला तो क्या करोगे आप? एंड तीसरा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला डिविडेंड यील्ड। अब क्या करोगे आप? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बोलिए फटाफट फटाफट मुझे आंसर दे दीजिए। डीपीएस अपॉन फेस वैल्यू इनटू 100, बिल्कुल सही बोल रहे हैं निहाल आप। डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर शेयर इनटू 100 विल गिव यू डिविडेंड का रेट। डीपीएस अपॉन एमपीएस बिल्कुल सही है, फॉर पे आउट डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। और लास्ट एब्सोल्युटली करेक्ट, पे आउट रेशियो के लिए आपको बोलना पड़ेगा डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इनटू 100। ये रहेगा आपका डिविडेंड पे आउट का फॉर्मूला। सही है क्या दोस्तों? सबको समझा ये बात? उल्टा लिख दिया? कहां उल्टा लिख दिया? अच्छा यील्ड का, ओके। यील्ड इधर आ जाएगा, ये पे आउट आ जाएगा। अब सही है, डन। चलो, अब ये था आपका बेसिक सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पॉइंट कि पे आउट मतलब कितना अर्निंग में से पे आउट हो रहा है, यील्ड मतलब जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पे यील्ड होता है, मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। एंड आपका रेट जो होता है, कंपनी 20% डिविडेंड दे रहा है, 50% दे रहा है, इट्स ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ओके, तो अब बात करते हैं आगे। इस चैप्टर में आपके पास कुछ थ्योरी पार्ट है कि भैया व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, एक बार देख लेना। हम डायरेक्टली जाते हैं अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग अप्रोचेस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी पर। तो यहां पर हम लिख देंगे अप्रोचेस, एंड पहला अप्रोच जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वॉल्टर्स अप्रोच। इसके अजम्पशंस, इसके क्रिटिसिज्म्स, ये भी थ्योरी में आ सकता है, तो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, ठीक है। वॉल्टर्स अप्रोच बोलता है
थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ शेयर P0 बुलाऊंगा इसके आगे में, इतना बड़ा लिखते नहीं बैठेंगे। थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ शेयर इज नथिंग बट डिविडेंड प्लस आपका IRR वाला R, रेट ऑफ रिटर्न वाला R इंटू E माइनस D डिवाइडेड बाय K, होल डिवाइडेड बाय K। डिविडेंड प्लस, ऐसा लिख दो आप, इतना ऐसा लिखने से अच्छा आप सिंपल ऐसा लिख दो, डिविडेंड प्लस R बाय K इंटू E माइनस D डिवाइडेड बाय K एंड होल डिवाइड बाय K। लॉजिक क्या है सुन लीजिए अच्छे से, आपको इसका लॉजिक समझना है तो बहुत सिंपल है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, आपको ऑटोमेटिकली लॉजिक समझ जाएगा। तो सबसे पहले कैसे ब्रेक करें इसको दो पार्ट में, डिविडेंड डिवाइडेड बाय K, आप सबको पता है डिविडेंड फॉर इन्फिनिट ईयर्स को अगर मैं डिस्काउंटिंग कर रहा हूं आर रेट से तो उससे प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा प्राइस ऑफ, मतलब ये जो है ये प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए बाय आर का लॉजिक है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए बाय आर का लॉजिक है। तो एवरी ईयर डिविडेंड बिकम्स एन्युटी एंड रेट इज योर के एंड दैट्स वेयर यू गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर दैट इज कॉल्ड एज P0। एंड दूसरा पॉइंट इसमें आता है वो है कि इंपैक्ट ऑफ डिविडेंड तो ले लिया आपने, बट व्हाट अबाउट रिटेन अर्निंग, डिविडेंड बांटा उसका इंपैक्ट आ गया, बट व्हाट अबाउट रिटेन अर्निंग, तो जो भी रिटेन अर्निंग है वो अर्निंग माइनस डिविडेंड होता है। रिटेन अर्निंग इज नथिंग बट अर्निंग माइनस डिविडेंड, दैट इज रिटेन अर्निंग। उस पर कंपनी कमा रही है रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम आर बोल रहे हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और वो एवरी ईयर कमाया जा रहा है, तो वो भी एक सेपरेट एन्युटी बन रहा है, एवरी ईयर अर्निंग एवरी ईयर डिविडेंड एंड उस पर एवरी ईयर का रेट, तो ये भी एक सेपरेट एन्युटी क्रिएट हो रहा है इनफिनिट पीरियड के लिए। तो इसको डिवाइडेड बाय के करने से इसका भी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, इसको डिवाइड बाय के करने से इसका भी हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो ये सेकंड पार्ट है आपका आर बाय के इंटू ई माइनस डी, एंड इसको फिर से डिवाइड बाय के, जो इंपैक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस अगेन गेटिंग डिवाइड बाय के इज नथिंग बट आप जो भी अर्न कर रहे हो ना वो भी री इन्वेस्ट हो रहा है। आपने रिटेन अर्निंग किया उस पर आपने आर रेट अर्न किया, ठीक है, सेकेंड ईयर भी आपने रिटेन अर्निंग किया उस पर आर रिटर्न किया, ठीक है, थर्ड ईयर भी किया उस पर भी आर रिटर्न किया, बट जो आर रेट से इनकम जनरेट हो रही है वो भी तो री इन्वेस्ट हो रही होगी, सेपरेट एन्युटी वापस से क्रिएट हो रही है, तो उसको वापस से डिस्काउंटिंग करने के लिए ये होल डिवाइड बाय के आ रहा है। तो दैट्स द ब्रॉडर लॉजिक ऑफ व्हाट आई कैन से इन शॉर्ट फॉर वॉल्टर्स अप्रोच। तो वॉल्टर अप्रोच में हमें क्या करना है, डिविडेंड प्लस आर बाय के इंटू ई माइनस डी होल डिवाइड बाय के। अब ये जो वॉल्टर अप्रोच है और गॉर्डन अप्रोच है इसका लॉजिक जो है वो सेम है, तो अपन दोनों के बाद बात करेंगे इसका लॉजिक क्या होता है। सेकंड अप्रोच गॉर्डन्स अप्रोच। गॉर्डन्स अप्रोच को आपने ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में देख लिया था। ये वॉल्टर अप्रोच है, ये गॉर्डन अप्रोच है। गॉर्डन अप्रोच को आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में देख लिया था, उसी का मॉडिफाइड वर्जन फॉर्मूला यहां पर यूज होता है। अगेन थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ शेयर P0 इज नथिंग बट आपका अर्निंग into 1 minus B. What is B here? Retention ratio. So what is 1 minus B? Payout ratio. If B is my retention ratio, 1 minus B is my payout ratio. Payout ratio अगर मैं अर्निंग से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, अगर ये पेआउट रेशियो में अर्निंग से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, दैट डिविडेंड डिवाइडेड बाय के माइनस बी इंटू आर, के माइनस बी इंटू आर, K is nothing but cost of equity minus B into R is nothing but growth. B into R is nothing but growth. तो K minus G कर रहे हो आप, G की जगह आप सिर्फ B into R कर रहे हो, बिकॉज जो भी ग्रोथ है वो किसकी वजह से है, मैं जो रिटेन कर रहा हूं उस पर मैं जो अर्न करूंगा वो ग्रोथ है मेरी। अगर मैंने 20% रिटेन किया उस पर 10% कमाया तो 2% का ग्रोथ हो गया, 20% रिटेन किया 10% कमाई हुई तो 2% का ग्रोथ हो गया। So that's where the concept of growth comes into picture. Okay? तो ये दोनों अप्रोचेस का क्या मानना है पहले वो देख लेते। ये दोनों अप्रोचेस आपको बोलते हैं, all these approaches what they tell you is very simple logic. If your R is greater than your K, your firm is a growth firm, and that time what you should do, बोलिए। If R is greater than K, your firm is a growth firm, that time what you should do, very good, 0% dividend, correct.
डिविडेंड शुड बी मिनिमम, एंड मिनिमम मतलब हाउ मच, 0%। क्यों सर, ऐसा क्यों, अन्याय क्यों कर रहे अपन? तो अन्याय नहीं कर रहे बेटा, बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर मेरा कैपेसिटी अर्निंग का इतना ज्यादा है, मेरा कैपेसिटी अर्निंग का अगर इतना ज्यादा है कि मैं तुमसे ज्यादा कमा सकता हूं, तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब के ही है, मगर मेरी फर्म उससे ज्यादा कमा रही है आर, you can earn on your own 12%, but I can earn on your behalf at 20, 25%, 30%. Then why I should pay dividend? Of course, I should retain all my earnings with me so that your money grows at a faster rate. Your money will grow at a faster rate. So इसलिए dividend 0%, R is equal to K ही रहेगा, तो स्टेबल फॉर्म होता है। और स्टेबल फर्म का डिविडेंड पॉलिसी मैटर नहीं करता है। यस, 0 से 100% कुछ भी डिविडेंड दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो डिविडेंड हियर विल बी 0 to 100, एनीथिंग, 0 to 100 कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। व्हेन R is less than K, your firm is a declining firm, एंड इस वक्त आपका डिविडेंड होना चाहिए, वेरी गुड, आपका डिविडेंड होना चाहिए 100%। 100% का डिविडेंड होना चाहिए। मतलब अगर आप अर्न कर रहे हो आपके बलबूते 14%, मेरी कंपनी अर्न कर रही है रेट ऑफ रिटर्न आर एज 10%, क्या फायदा? Why I should retain? Because if I retain, I can grow your money only at 10%. You can grow on your own at 14%. It's better I pay you full dividend. इसीलिए ये पॉलिसीज का रिकमेंडेशन है। ये जो रिकमेंडेशन है ये वॉल्टर एज वेल एज गॉर्डन दोनों का है। वॉल्टर मॉडल भी यही बोलता है, गॉर्डन मॉडल भी यही बोलता है। ओके, समझ गया यहां तक सब कुछ अच्छे से। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट अप्रोच, द थर्ड अप्रोच, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। यहां पर भी आता है और यहां पर भी इंपॉर्टेंट है। ओके, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। यहां पर बेसिकली एमएम अप्रोच में बोला गया है टुडेज प्राइस, तीन फॉर्मुलेस देखेंगे हम इसके। टुडेज प्राइस इज नथिंग बट एक साल बाद का प्राइस प्लस एक साल बाद का डिविडेंड डिस्काउंटेड एट के रेट। तो D1 प्लस D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। सर ये क्या कर रहे हैं हम? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस R रेज टू n कर रहे हैं हम लोग। करेक्ट, बिल्कुल सही है। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस R रेज टू n कर रहे हैं। सर रेज टू n वगैरह तो कुछ दिख नहीं रहा है सर, बिकॉज वो एक साल बाद का प्राइस और एक साल बाद का डिविडेंड है, तो रेज टू 1 होगा। रेज टू 1 क्यों लिखा जाएगा भाई? If nothing we are writing, that means it is raised to 1, right? और इसका सेकंड वाला फॉर्मूला इसमें देखेंगे, इसी को मैथमेटिकली मॉडिफाई कर लो, P1 बना दो। P1 will be what? आज का प्राइस कंपाउंडेड एट के रेट माइनस D1। आज का प्राइस कंपाउंडेड एट के रेट एंड माइनस D1। मैथमेटिकली इसको मॉडिफाई करके देखो, यही आ जाएगा। करेक्ट? तो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू n कर रहे हैं हम लोग। करेक्ट? यस। एंड द थर्ड फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज हियर इज वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म के लिए फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच, इफ यू पे डिविडेंड, इफ यू डोंट पे डिविडेंड, डजंट मैटर, योर वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन्स सेम। सेम लाइक आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, वो बोलता है आपको कि आपका डेट इक्विटी मिक्स कुछ भी हो, आपका केओ सेम रहता है। वैसे यहां पर भी वो बोल रहा है डिविडेंड दो ना दो, आपका वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहता है। वहां पर भी वो बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, आपका वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगा बिकॉज आपका केओ सेम है। ओके, तो इनको वैल्यू ऑफ सेम फर्म सेम रखने का बहुत शौक है भाई। वहां डेट इक्विटी हिलाओगे तो भी वैल्यू ऑफ फर्म चेंज नहीं होगा, केओ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी आप डिविडेंड पॉलिसी चेंज करोगे तो भी आपका वैल्यू ऑफ फर्म चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू देम। इसका फॉर्मूला बिल्कुल सही बोला आपने प्रज्ञा। n plus n1 मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, P1 बोला उसको आप, एंड देन माइनस करना है आपको, माइनस प्रज्ञा I माइनस E, इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग्स। इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग्स मतलब कितना शॉर्टफॉल है वो देखा जा रहा है और उतने से वैल्यू को कम किया जा रहा है। द होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस के।
क्योंकि ये जो भी चल रहा है ये 1 साल बाद चल रहा है, तो अपने को उसको डिस्काउंट करके आज के फर्म की वैल्यू निकालनी है। करेक्ट। तो ये था आपका वैल्यू ऑफ फर्म का लॉजिक। इनके मुताबिक फर्म में कोई एक्सटर्नल फाइनेंस नहीं आ सकता है, सिर्फ इक्विटी फाइनेंसिंग आएगा, रिटेन अर्निंग वगैरह आएगा, बाकी कुछ नहीं आ सकता। राइट। नेक्स्ट, अभी इसकी भी क्रिटिसिज्म है, जो क्रिटिसिज्म है वगैरह वो सब अजम्पशन है, वो सब अच्छे से पढ़ लेना थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। फोर्थ अप्रोच आता है लिटनर्स अप्रोच। ये लिटनर्स अप्रोच क्या बोलता है, लिटनर्स मॉडल, लिटनर्स अप्रोच क्या बोलता है, अगले साल का डिविडेंड कैसे आएगा, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड। योर नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड, which they call it as D1, will be nothing but you can pay fully what you paid the last time, D0, plus take this year's EPS, multiply that with target payout ratio so that you understand how much you want to pay this year. Okay. From this figure, deduct the last year's figure. Now this bracket is showing me how much I want to pay extra this year, and whatever extra I want to pay, multiply that with adjustment factor. Multiply that with adjustment factor. Kashish, you should multiply, not minus. You should multiply. Okay, I again repeat. Last year, suppose you paid dividend of 2 rupees, no problem. This year you have earning of 10 rupees. You want to pay 50%, absolutely no problem. But just understand, you are paying 5 rupees. Last year you paid 2 rupees. It's a big gap of 3 rupees. So they are saying, do one thing. You want to pay 5, no problem. You already paid only 2 last year. So extra 3, you should multiply with adjustment factor. And the adjustment factor can be 50% this time. Or next year it can be 60%. In the next year it can be 70%. Whatever given in the question. What is exactly this adjustment factor? Adjustment factor is the speed of adjustment to reach your target payout. आप टारगेट पे आउट पे कितने जल्दी पहुंचना चाहते हो, कितने आराम से पहुंचना चाहते हो, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर आप जल्दी पहुंचना चाहोगे तो एडजस्टमेंट फैक्टर विल बी गोइंग टुवर्ड्स 1। इफ स्लोली स्लोली आपको जाना है तो आप टुवर्ड्स 0 से स्टार्ट करोगे। राइट, दैट इज योर एडजस्टमेंट फैक्टर। सो लॉजिक के साथ मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो ये था आपका लिटनर्स मॉडल का लॉजिक। चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे रख देते हैं, इसका आंसर भी निकाल लेते हैं। क्या आता है इसका आंसर, निकाल लो। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं हम लोग ये। व्हाट इज द आंसर? 5 minus 2 is 3, 3 into 0.7 is 2.1, 2.1 plus 4, 2 is 4.1 I guess. Yes, 4.1 is your D1। तो आप क्या कर सकते हो, इस बार डिविडेंड जो है नेक्स्ट ईयर में 4.1 का दे सकते हो। दिस इज योर लिटनर्स मॉडल लॉजिक। द लास्ट अप्रोच इन दिस अप्रोचेस इज ट्रेडिशनल अप्रोच। बहुत रेयरली एग्जाम में आता है, बट ध्यान देना कुछ भी चीज छोड़ना नहीं है जो इजी है। ट्रेडिशनल अप्रोच या ग्राम एंड डोड अप्रोच बोलते हैं इसे। ट्रेडिशनल अप्रोच, ग्राम एंड डोड अप्रोच। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज द फॉर्मूला फॉर दिस? आज का प्राइस इज अ मल्टीप्लायर ऑफ टू थिंग्स। आज का अर्निंग डिवाइडेड बाय 3 करो प्लस डिविडेंड कर दो। तो ये क्या बोलता है कि डिविडेंड को फुल इंपॉर्टेंस दो, और जितना इंपॉर्टेंस आपने डिविडेंड को दिया उसका 1/3 इंपॉर्टेंस आप अर्निंग को दोगे। इसलिए यहाँ पे अर्निंग को डिवाइड बाय 3 किया, बट डिविडेंड डिवाइड बाय नथिंग। डिविडेंड वैसे ही रखा गया है। सो डिविडेंड प्लस अर्निंग बाय 3 जो भी आएगा उसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करो और फिर आपको मिल जाएगा आपका प्राइस। सो M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लायर। आपको चाहिए तो मैं वेयर का लिस्ट बोल सकता हूँ, इस जो जो फॉर्मूले में हमने लिखा है, बट सब पता है आपको ऑलरेडी। चाहिए तो सिर्फ जो हट करे वो लिख देते। R स्टैंड्स फॉर IRR, बाकी सब आपको पता है। यहाँ पर B स्टैंड्स फॉर रिटेंशन रेशियो। Then B into R is growth. B into R is growth rate। ठीक है, then I is investment amount।
इज टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग, इस साल का टोटल जो अर्निंग होता है उसे ई बोलते हैं। ठीक है, ये दो अलग चीजें थी, मैंने ये दोनों लिख दी यहां पर। ठीक है, AF is adjustment factor, AF is adjustment factor, M is equal to multiplier। बाकी तो आपको पता है, M is equal to multiplier। ठीक है, तो यहां पर हमने अप्रोचेस सब कंप्लीट कर दिए। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव टू डिविडेंड। डिविडेंड के अल्टरनेटिव्स क्या क्या है और क्या कर सकते हो आप डिविडेंड के अलावा? तो भैया आप कर लो स्टॉक स्प्लिट। व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट? 2 shares for every 1 share is example of stock split. 4 shares for every 1 share is example of stock split. तो एक शेयर के जब 2 शेयर या 4 शेयर बन जाते हैं तो उसे स्टॉक स्प्लिट बोलते हैं। राइट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम बोनस शेयर्स। स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, फेस वैल्यू आधी हो जाती है, मार्केट वैल्यू भी आधी हो जाती है, ध्यान से समझिए। एंड स्टॉक स्प्लिट में शेयर कैपिटल जो है वो उतना ही रहता है। स्टॉक स्प्लिट द शेयर कैपिटल रिमेन्स द सेम। ओके, so this is called as stock split. Reverse split, what exactly you do in reverse split? नंबर ऑफ शेयर, यहां पे क्या होंगे रिवर्स स्प्लिट में, 2 शेयर के 1 शेयर हो जाएगा या 4 शेयर का 1 हो जाएगा। तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे मगर फेस वैल्यू बढ़कर टोटल अमाउंट जो है वो सेम रहेगा। स्टॉक स्प्लिट हो या रिवर्स स्प्लिट हो, अमाउंट ऑफ शेयर्स रिमेन्स द सेम, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इट रिमेन्स द सेम। ओके, यहां पर अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रिमेन्स द सेम। तो फिर कैसे कैसे पॉसिबल है सर ये? एडजस्टमेंट इज मेड इन, एडजस्टमेंट इज मेड इन, किसमें एडजस्टमेंट करते हैं बोलिए? एडजस्टमेंट इज मेड इन नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू पर शेयर। एडजस्टमेंट इज मेड इन नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू पर शेयर। तो ये होता है स्टॉक स्प्लिट, स्प्लिट रिवर्स स्प्लिट। ओके, स्टॉक स्प्लिट एंड रिवर्स स्प्लिट। और क्या होता है सुनिए जरा, गड़बड़ मत कीजिए, सब्र कीजिए। मैंने बोनस शेयर का बी नहीं बोला अभी तक, आप क्यों जा रहे हो उस पर? एक 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 कर कर जब क्लियर होगा ना तो कंफ्यूजन आपको ही नहीं होगा और आप ही खुद डिफरेंस जान लोगे। ऐसे ही मैं हंसी मजाक में नहीं लिख रहा हूँ ये बेटा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूँ, मुझे मालूम है आपके डाउट्स क्या आते हैं। तो बस मेरे साथ चलते रहिए, ऑटोमेटिकली आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या बोला गया अभी? तीसरी चीज, राइट इश्यू ऑफ शेयर। एक काम करते हैं, इसको एंड में लेते हैं, बोनस लेते हैं अभी। चलो, ऑन डिमांड पहले लेंगे बोनस शेयर। बोनस शेयर जब होता है तो बोनस सपोज फॉर एग्जांपल एक शेयर के पीछे एक शेयर बोनस है, रिलायंस ने दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1:1 बोनस शेयर। तो रिलायंस ने क्या किया? रिलायंस ने क्या किया, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑटोमेटिकली आधा हो जाता है, क्योंकि मार्केट का जितना कैपिटलाइजेशन होता है मतलब वैल्यू ऑफ शेयर्स होते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स ही अगर डबल हो गए तो मार्केट वैल्यू आधा हो जाता है। सो प्राइस कम होगा, 1:1 बोनस में प्राइस आधे के आसपास हो जाता है और फिर वापस ट्रेडिंग से बढ़ेगा तो बात अलग है, घटेगा तो बात अलग है। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज रिजर्व कैपिटलाइजेशन। इसमें आपका शेयर कैपिटल बढ़ता है और रिजर्व घटता है। यहां पे शेयर कैपिटल बढ़ता है, रिजर्व घटता है। यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स जो ये बढ़ जाएंगे, फेस वैल्यू पर शेयर सेम रहेगा, देयरफॉर शेयर कैपिटल
बढ़ जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस घट जाएगा। शेयर कैपिटल बढ़ेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस घटेगा। एमआरएफ कब करेगा पता नहीं, अब वो तो देखते हैं भाई। नाउ दिस इज बोनस शेयर का लॉजिक। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस ऑल्सो, स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस के अंदर का डिफरेंस। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिजर्व कैपिटलाइजेशन। क्यों सर? क्योंकि हम रिजर्व को शेयर कैपिटल में एडजस्ट कर रहे हैं। जितना अमाउंट रिजर्व्स का कम हुआ उतना ही अमाउंट शेयर कैपिटल का बढ़ा, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिजर्व कैपिटलाइजेशन। ओके, सब कुछ अच्छे से समझ रहा है जिपिंग, वेरी गुड। फोर्थ आइटम पे आते हैं अभी। बोनस शेयर तो हो गया, रिजर्व रिवर्स स्प्लिट हो गया, आप बायबैक ऑफ शेयर पे आते हैं। तो इसके अंदर बायबैक ऑफ शेयर में ऐसा होता है, कंपनी चाहेगा कि अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम रहे। What the company is intending that its market capitalization should remain same even after buyback. तो फिर उस केस में कैसा होगा सर? पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन सोचो, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है सर? S इंटू P0, जितने भी अभी शेयर्स है इंटू करंट मार्केट प्राइस, दिस इज योर मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड दैट शुड रिमेन सेम आफ्टर बायबैक। So it is S मतलब number of shares before buyback minus N मतलब number of shares bought back. Right? I'll write for you here. S is equal to number of shares before buyback, P0 is equal to market price per share, N is equal to number of shares bought back. इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किया था। I'll tell you the question number also. Do solve that question. नाइनटीन्थ वन, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करना है इस पे। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, रेगुलर नोट्स का। Regular notes, question number 19, do solve that question. It's very good question on buyback of share. Okay. Yes. Now coming to the last concept, that is right issue of share. Right issue of share मतलब क्या हुआ? Company wants to issue the shares but they don't want to go it public. What they are doing, they are offering the shares to its existing shareholders, of course at less than the current market price, which is called as subscription price, because they don't want to dilute their control. So what they do is they issue the shares at discounted price. That price is called as subsidized price, which is subscription price. But ऐसे सिनेरियो में कंपनी बोलेगा आपको फॉर एवरी 3 shares you will get 1 share as right issue. When you have 4 shares you will get 1 right issue. ऐसे कंडीशन होते हैं, ऐसे कितने भी राइट इशू आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द number of shares you are holding, you are eligible for certain number of right issue shares and then you can apply. If you don't want to buy, no problem, you can sell the right also, which is called as relinquishment of your rights. Okay, by selling your right issue you can also earn income, but never ever ignore the right issue, because before right issue the price is more, which is called as cum right price, and after right issue the price is less, which is called as X right price. Okay, so अगर यहां पर मैं कुछ फॉर्मुलेस बताऊं आपको, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ राइट? X right price माइनस सब्सक्रिप्शन प्राइस। राइट इशू के बाद प्राइस सपोज 120 हो गया, बट आपको ऑफर किया गया था 90 में, तो आपका
30 रुपीज का फायदा हो गया, दैट्स कॉल्ड वैल्यू ऑफ राइट। अगर आपका राइट इश्यू के बाद का प्राइस 120 हो गया, आपको इश्यू किया गया था शेयर्स एट 90 रुपीज, तो आपका 30 रुपीज का फायदा हो गया, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ राइट। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला वैल्यू ऑफ राइट। सेकेंड फॉर्मूला यू कैन राइट दैट विल बी और कौन सा फॉर्मूला इसमें आपका एक्स राइट प्राइस का फॉर्मूला है ना, ये वैल्यू ऑफ राइट अलोन का ही फॉर्मूला निकाला अपन ने, एक्स राइट प्राइस का फॉर्मूला ले लेते हैं अभी। m इंटू एन प्लस एस डिवाइडेड बाय n प्लस 1, बिल्कुल सही है वर्षिता। m इंटू एन प्लस एस डिवाइडेड बाय n प्लस 1। व्हाट इज एग्जैक्टली m? m माने के कम राइट प्राइस, m here stands for कम राइट प्राइस, n stands for number of shares required for one right share, for one right issue बोल देंगे। and S stands for subscription price, which is obviously less price, subscription price। तो ये आपका फॉर्मूला है। लॉजिक क्या है वो भी देख लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल 4 शेयर रहेंगे आपके पास, चलो 2 मिनट के लिए कम राइट प्राइस देखते हैं। कम राइट प्राइस इज सपोज 150, तो एक शेयर का प्राइस बिफोर राइट इश्यू 150 है। अगर आपके पास 4 शेयर रहेंगे तो यू कैन अप्लाई फॉर 1 शेयर, बट दैट 1 शेयर यू विल गेट एट ओनली 90 रुपीज। सो सपोज दिस इज 90। अब 4 शेयर्स का प्राइस था 600 रुपया, आप दिए 90 रुपए एक्स्ट्रा, 690। यू आर ऑलरेडी हैविंग शेयर्स वर्थ 600, you are differently paying, separately paying 90 rupees, that means 690 rupees is the total value, and that value belongs to 4 plus 1, total 5 shares. That value belongs to 5 shares. So 690 divided by 5, the answer comes to 138 in my example. Now if you want to calculate the value of right, it will be nothing but x right price. In my example, your x right price is suppose 120 no sorry, x right price is 138, and you're buying the shares at subscription price of 90 rupees, that means 48 rupees is the value of right. But value of right can be value of right alone like this, or it can be per share also. If this is per share, then how do you calculate that? 48 rupees divided by 4, 48 rupees divided by 4, 12 rupees, correct? बिल्कुल सही है। तो 12 रुपीज क्या बन गया? वैल्यू ऑफ राइट विथ रिस्पेक्ट टू 1 शेयर। वैल्यू ऑफ राइट अलोन कितना है? 48 रुपीज है, और एक्स राइट प्राइस कितना है? 138 है। कम राइट प्राइस कितना था? 150 था। फॉर एवरी 4 शेयर यू आर गेटिंग 1 शेयर, बट 150 वर्थ रुपीज शेयर यू आर गेटिंग ओनली फॉर 90 रुपीज। व्हाट इज 90 रुपीज कॉल्ड? सब्सक्रिप्शन प्राइस। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर विथ एग्जांपल। ओके, तो ये एग्जांपल मैं ऐसे ही रख रहा हूं जानबूझ के, ताकि आपको बाद में रेफरेंस के लिए कुछ देखना हो तो देख सकते हो आप। ओके, तो ये हो गया आपके पास बायबैक वगैरह सब कुछ आपने सब कवर कर लिया यहाँ पर, राइट? तो आई थिंक इस चैप्टर में से हमने सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया। ध्यान से सुना भी, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल। ओके, वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल। इन मॉडल्स में आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है ऑप्टिमम पे आउट। तो जो हमने अभी अभी लिखा है ये आर और के को देखकर, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम पे आउट। सो बेस्ड ऑन दैट आर एंड के यू आर सपोज टू एडवाइज द फर्म कि ऑप्टिमम पे आउट है या नहीं है। ओके, काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऑप्टिमम पे आउट है क्या ये? अगर नहीं है तो ऑप्टिमम पे आउट क्या होना चाहिए? सो इफ यू गेट दिस क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पे आउट?
Don't search for figures given in the question. Simply compare your R with K, decide which category of firm you are, and based on that decide the optimum dividend payout policies. So specifically I'll write here optimum payout. What is this? Optimum payout. जो भी ये डिस्कस किया ये सब ऑप्टिमम पे आउट है. डन. यहां तक समझ गया है. सर प्लीज डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 and 9 of questionnaire book, page number 95-96. Are you insisting on this dividend policy chapter? Then the answer is no, because पहले आप सॉल्व करोगे फिर हम डिस्कस करेंगे. पेज नंबर 95-96. हाँ, डिविडेंड पॉलिसी है तो पहले आप सॉल्व करोगे उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. और मैंने आपको एक लॉजिक बताया था, आपको फिर से याद दिला दूं कि इस चैप्टर में आपको काफी बार ये फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है. सो राइट द फॉर्मूला अगेन. K is equal to 1 by P ratio. I told you, if you remember, कि ये फॉर्मूला कहां यूज में आता है? डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर में यूज में आता है. सो ये वाला फॉर्मूला भी यूज होगा. ओके, जहां पर भी आपको K निकालना पॉसिबल नहीं है वहां पर. और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो भी आपने 8 बोला रहेगा, 8 या 9 बोला रहेगा, ऑब्वियसली आपको सॉल्व करना है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, आगे बोलो. दिस इज डन हियर नाउ फॉर द डे. ध्यान से सुनो अभी मैं क्या बोल रहा हूं. ओके, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. यहां पर इस पर्टिकुलरली इस चैप्टर में आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. यस, वही मैं बता रहा हूं. रेगुलर नोट्स क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लो. आपका वाल्टर मॉडल डन है. 4 सॉल्व कर लो. ऑप्टिमम पे आउट वगैरह सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा. 6 सॉल्व कर लो. आपका गॉर्डन मॉडल क्लियर हो जाएगा. 9th सॉल्व कर लो. थोड़ा बहुत आपका के का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी हमने कवर किया था. 10th सॉल्व करना है एमएम अप्रोच के लिए. और अगर यहां पर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो और एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करोगे आप. अगर ये नहीं जम रहा है, यहां पर कुछ कंफ्यूजन आता है तो 23 सॉल्व करोगे. 10 हो या 23 हो, वैल्यू ऑफ फर्म क्वेश्चन में दिया नहीं है, आपको निकालना है एज डिस्कस्ड इन रेगुलर बैच ऑल्सो. ओके, फिर उसके अलावा डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें पी रेशियो वगैरह यूज करके आपको पे आउट वगैरह रेशियो निकालना पड़ता है, डिविडेंड यील्ड निकालना पड़ता है. और आपको याद है डिफेंसिव स्टॉक नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है. द कंपनी विच रेगुलरली पेज द सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड versus the company which pays the same amount of payout, not same amount of payout, same payout ratio. It maintains the same payout ratio. So there is a difference. If every year I am paying out 40%, I am retaining 60%. My every year's EPS will be different. My earning per share will be different. Therefore, my payout amount will be different. But versus this, there can be a policy of paying constant amount of dividend. 2 rupees, 2 rupees, 2 rupees. If I go to 2.5, 2.5, 2.5 every year, then if I go to 3 rupees, then 3 rupees is maintained every year. इसको बोलते हैं constant amount of dividend. इस कंपनी जो constant amount of dividend पे करती है इसे बोलते हैं defensive stock. Anytime defensive stock companies market price is more because in the eyes of investors this company is a stable firm. It's every year dividend is same means the investor they assume that the earnings are very stable. Okay. So that's question number 14. You can try. Then for split, reverse split, bonus and everything, you can try question number 17 and 18. Different category of question. That's it. And for buyback of share, if you want to try question number 21. 19 sorry buyback के लिए तो आप 19 सॉल्व करोगे. लिख देता हूँ यहाँ पर 19 भी. And right issue के लिए आप 21 सॉल्व करोगे. So 19th is on buyback, 21 is on right issue. That's it. इतने क्वेश्चंस आपको रेगुलर नोट्स में से सॉल्व करना है
एंड ऑफ कोर्स जैसे मैं हर बार लिखता हूँ, द वे आई ऑलवेज टेल यू दैट एफएम क्वेश्चनियर you will have to solve full, no choice, you will have to solve full for more confidence. Okay, तो चलिए दोस्तों, दिस वाज अ वेरी क्विक चैप्टर फॉर यू, बट यस फॉर्मूलेज एक साथ सब बना दिए हमने, एंड हम कल मिलेंगे फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हम लोग कल करेंगे। इसमें 3 यूनिट से मेन क्रक्स जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग ऑब्वियसली बात करेंगे। ARR जानबूझ के डिस्कस नहीं किया सजल मैंने, ARR इन कैपिटल बजटिंग आई हैव नॉट डिस्कस बिकॉज वो एग्जाम में आता नहीं है, बट अगर फिर भी आपको चाहिए तो मैं आपको ओरली बता देता हूँ। ARR 2 टाइप के होते हैं, ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट। पेबैक रेसिप्रोकल का ही सेम फॉर्मूला है, सिर्फ एवरेज एनुअल कैश फ्लो की जगह एवरेज एनुअल प्रॉफिट डालना है, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रखना है, इनटू 100 करना है, यू गेट ARR ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट ARR ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, इट्स सेम फॉर्मूला, ओरिजिनल की जगह वर्ड डाल दो एवरेज, और एवरेज आपका इन्वेस्टमेंट आप कैसे निकाल लेते हो, इज वेरी सिंपल, ओपनिंग WDV प्लस क्लोजिंग WDV डिवाइड बाय 2, मोर लॉजिकल है वो बोल रहा हूं मैं आपको। मॉडिफाइड एनपीवी मॉडिफाइड आरआर के लिए तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है भाई, वो क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं कहां से कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आपको। वो क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको मॉडिफाइड एनपीवी या मॉडिफाइड आरआर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आई गेस, वो सॉल्व कर लो एक बार आप, और अगर आपको फिर भी नहीं जम रहा है तो आप ट्रैकर रेफर करके देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 21 मैंने कहां डिस्कस किया, कौन से लेक्चर में, एक बार लेक्चर सुन लो, हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो सी यू गाइस टुमारो, ऑलमोस्ट 4 o'clock के आसपास ही मिलेंगे हम लोग, लिंक आपके ग्रुप पे आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।